जय हिंद। एक के लड़ाई में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग इरुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे क्या है। तो वार्षिकांक 2022 में, जो कि नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है, उसमें हम लोग आज बजट के बारे में जानेंगे। जो कि बजट 2022-23 में बजट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या मिला था भारत को, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बजट के बारे में। तो केंद्रीय बजट जो कि 2022-23 को वित्त मंत्री किसने, निर्मला सीतारमन रमन ने 1 फरवरी को 2022 को संसद में पेश किया। मतलब निर्मला सीतारमन रमन ने 1 फरवरी 2022 को क्या किया, केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया, संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। इस बजट को सरकार ने अमृत काल के बजट के रूप में नाम लक्षित किया। भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। मतलब 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @100 मतलब आजादी के 100वां वर्ष जो है उसमें पहुंच चुके हैं। तो सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार का उद्देश्य है अमृत काल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो इस प्रकार है। मतलब अमृत मतलब 25 वर्ष जो पूरा हो गया, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो इस प्रकार है। सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, और डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजनाओं को बढ़ावा देना, ये सब है अमृत काल के निर्धारण का लक्ष्य। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहित देना। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 रहने के अनुमान लगाया गया, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यह अनुमान 8 से 8.5% है। अगला पॉइंट क्या है, तो कुल 39.4 लाख करोड़ रुपया, 39.4 लाख करोड़ का बजट है। तो कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना, 39,44,909 करोड़ प्राप्त होने की अनुमान है, जिसमें राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट 22,04,422 करोड़, और पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट 17,40,487 करोड़ रुपया है। ये सब कुल प्राप्ति का अनुमान था। और कुल खर्च होने का अनुमान क्या है, तो 39,44,909 करोड़ रुपया इसमें खर्च होने का, जिसमें राजस्व खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31,94,663 करोड़ रुपया खर्च होगा राजस्व में, और पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना होगा, तो 7,50,246 करोड़ ये था। और बजट घाटा क्या है, शून्य। कहीं कुछ जितना प्राप्त हुआ उतना खर्च है, तो बजट घाटा क्या, शून्य हो गया। बजट घाटा बराबर क्या होता है, कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च। तो कुल प्राप्ति हो गया 39,40,909 माइनस 39,40,909, तो शून्य हो गया, इसीलिए बजट घाटा शून्य है। तो 2022-23 का बजट अनुमान क्या था, तो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्या, जीडीपी का 6.4%, कुल 16,61,196 करोड़ रुपया जीडीपी का 6.4 करोड़ है इतना। वही राजस्व घाटा, वो राजकोषीय घाटा था, यही राजस्व घाटा। रेवेन्यू डिफिसिट में क्या, जीडीपी का 3.8%, कुल 9,90,241 करोड़ रुपया जीडीपी का 3.8% है। वैसे प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफेक्ट में क्या है, जीडीपी का 2 इतना परसेंट अनुमान है, कुल 6,72,500 इतना करोड़ रुपया बजट का अनुमान है। और प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट में क्या है, जीडीपी का 2.8%, कुल 7,20,545 करोड़ रुपया है। ये था। आप कुछ नोट के बारे में जानते हैं, नोट मतलब जो पैसा वाला नोट नहीं, ये नोट्स। तो वर्ष 2022-23 में, जो कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों का जीएसडीपी के 4% का राजकोषीय घाटा का अनुमान होगा, जिसमें क्या 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ रुपया होगा, लगाया जाएगा। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेनी पड़ेगी, और सरकार 2025-26 तक क्या करेगी, राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लक्ष्य रखा है। और रुपये कहाँ कहाँ से आता है, जो उसके बारे में जानते हैं। रुपीज कम्स फ्रॉम, मतलब रुपये बजट 2022-23 में शीर्ष 5 मद है, वहां से पैसा आता है। जैसे उधार और अन्न देता 35% आता है, इससे उधार लिया और जो अन्न देता है उसमें से क्या आता है, 35% आया।
माल और सेवा का कर जो कि जीएसटी के अंतर्गत आता है उसमें 16% आता है, रुपया आता है। उसके बाद निगम का कॉर्पोरेट टैक्स से 15% आता है, आयकर इनकम टैक्स से भी 15% आता है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 7% रुपया आता है। तो इसमें पूरे रुपया आया जो हुआ बजट 2022-23 के अनुसार। अब रुपया जाता कहाँ कहाँ है, मतलब खर्च कहाँ कहाँ होता है रुपये, तो रुपीज गोज टू। तो बजट 2022-23 के शीर्ष 5 मत कौन कौन से? एक है विजय ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी में कितना 20% हो गया। कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है 17%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना कितना होगा 15% जाएगा वहां। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 10% देना पड़ेगा। उसके बाद केंद्रीय परियोजना योजनाएं जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें 9% जाएगा। ये था। और उसके बाद है आगे पढ़ते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनेक्टिव स्कीम जो कि 14 सेक्टरों में होगा, जो कि 14वां सेक्टर ड्रोन है। क्या है आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जो दृष्टिकोण सरकार ने लाया है वह कौन है? पीएलआई प्रोडक्टिव लिंक इनेक्टिव है। इस स्कीम के तहत क्या होगा 14 सेक्टर में होगा। 14 सेक्टर में जो 14वां सेक्टर है वो 14वां सेक्टर कौन सा है? सेक्टर ड्रोन है जो लाया गया है। तो सरकार ने जो बजट 2022-23 में लाया पीएलआई स्कीम के तहत, उसके तहत क्या हुआ 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया गया। हो सकता है कि सरकार आगे चलकर 5G को पीएलआई स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित कर दे, लेकिन वर्तमान में अभी तो 14 सेक्टर ही है। तो इसमें सरकार का बजट है। बजट 2022-23 में पीएलआई के 14 सेक्टरों में एक सेक्टर क्या है? हाई इफेक्टिव सोलर पीवी मॉडल पर 19,500 करोड़ रुपए खर्च होगा, आवंटित होगा करने की घोषणा की है इसके तहत। तो इसके तहत क्या होगा भारत 2030 तक क्या होगा 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। और जो नोट है इसमें क्या है कॉप 26 में प्रधानमंत्री क्या होगा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, जिसमें सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त कर सकता है। सरकार इन 14 सेक्टरों में कितना 60 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रख रहा है। सरकार आगे 25 साल तक भारत क्या करेगा अमृत के 100 साल में अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकसित करने के निर्धारित की गई, जो कि पीएम गति शक्ति और समावेशी विकास है। तो पीएम गति शक्ति में क्या है उत्पाद में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना के अनुसार निवेशों का वित्तीय पोषण करेगा समावेशी विकास में। उसी में है केंद्रीय बजट 2022-23 टू द पॉइंट, कुछ पॉइंट है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। तो इसको संचालन करने के लिए सरकार 7 इंजन निर्धारित किया। 7 इंजन वो कौन कौन है? ये 7 इंजन मुख्य है। तो 7 इंजन सबसे पहले क्या सड़क होगा, फिर रेलवे पीएम गति शक्ति के अंतर्गत, फिर एयरपोर्ट, पतन होगा, पोर्ट, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। इस पर सरकार क्या सातों इंजन को मिलाकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। ये जो 7 इंजन है इस पर सरकार काम करेगी तो ये अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। सबसे पहले सड़क परिवहन में क्या हुआ, तो जो वित्त वर्ष 2022-23 में है वो 25,000 किलोमीटर तक क्या होगा नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। और 2000 अगला पॉइंट क्या है वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। पीपीपी मॉडल के आधार पर 4 स्थानों पर क्या होगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। ये था सड़क परिवहन। उसके बाद है रेलवे में पीएम के 5-7 गति शक्ति में पीएम गति शक्ति में एक हो गया। अब रेलवे के बारे में है, तो रेलवे में क्या सड़क तो हो गया। तो रेलवे तो एक स्टेशन का उत्पादन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवर सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। और अगले जो 3 साल होगा 3 साल में क्या होगा 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। ये अगले 3 साल में होगा। और अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार करने किया जाएगा। अब मार्च 2022-23 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापनगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया जाएगा। उसके बाद है पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम किया जाएगा पर्वतमाला पे।
तो रोपवे पर सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। इसमें पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया, यानी यह सब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा रोपवे। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, परंपरागत सड़कों का विकल्प में पीपीपी मॉडल पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा, पीपीपी मॉडल पर। और वर्ष 2022-23 में क्या होगा, 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगा। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगा, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। वो था पीपीपी मॉडल पर आधारित। अब कृषि के बारे में जानते हैं, कृषि में क्या है। तो वर्ष 2023 के अंतर्गत मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 के भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। 2023 को मोटा अनाज वर्ष। और गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने का बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये था बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जुड़े जाने की घोषणा की गई है। इसमें पहला क्या है, दमन गंगा जो कि पिंजाल, पारतापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा और पेन्नार। उसके बाद पेन्नार और कावेरी। इस वन पर क्या होगा, 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना चालू किया जाएगा। इन केन नदी का बेतवा में जाएगा, केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना में कितना, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी है। पहला फूड सब्सिडी 2,06,831 करोड़ रुपया। उसके बाद है फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,05,222 करोड़। और पेट्रोलियम सब्सिडी पर कितना होगा, 5,823 करोड़ रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। और अब है शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम के 12 टीवी चैनलों को बढ़ाकर अब 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा। इससे सभी राज्य में 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 450 वर्चुअल प्रयोगशाला और समकालीन शिक्षा परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। मतलब क्या है, व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम के कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित के लिए क्या होगा, 450 वर्चुअल प्रयोगशाला खोले जाएंगे और 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क के आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। वो था शिक्षा के बारे में। अब स्वास्थ्य पर क्या काम होगा, तो स्वास्थ्य पर क्या होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं को बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क स्थापित होगा और नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा। आईआईटीबी बंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों को समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया गया है। और 2 लाख क्या होगा, आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वय किया जाएगा। उसके बाद है सूक्ष्म लघु उद्योग एमएसएमई के बारे में जानते हैं। तो एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए क्या होगा, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और एसएम पोर्टल का एक साथ जोड़ा जाएगा। उसके बाद है ईसीएलजीएस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत क्या होगा, 123 लाख से अधिक एमएसएमई के अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और एमएसएमई से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा।
इस एमएसएमई उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त ऋण भी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, 5 वर्षों में 600 करोड़ रुपयों का परिव्यय के रूप में रैंप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। रैंप का मतलब क्या होता है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। और एमएसएमई के लिए घोषणा क्या क्या हुआ, तो सीजीटीएमएससी का पुनरुद्धार हुआ और ईसीएलजीएस को लागू करना और हॉस्पिटलिटी संबंधित उद्यमों का विशिष्ट ध्यान देना एमएसएमई घोषणा के तहत। एमएसएमई के कामकाज को बढ़ावा, इसमें तेजी लाना, रैंप प्रोग्राम लागू करना, ये है। उसके बाद विभिन्न पोर्टलों का इंटरलिंकिंग करेगा, कौन सा पोर्टल कैसा, सबको एक दूसरे से इंटरलिंक कर देगा ताकि काम करने में आसानी हो जाए। उसके बाद है पीएम डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना के उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत क्या होगा, पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम जिलों में लागू के तहत जिस जिला ब्लॉक के विकास काम होगा उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम के तहत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत उत्तर बोर्ड सीमांती क्षेत्रों में जो गांव है उसमें जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए उस उत्तरीय ऐसे गांव पर कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। और वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों का कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम से क्या होगा, 1.5 लाख डाकघरों को जोड़ दिया जाएगा। और उसमें क्या, फिर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के द्वारा क्या होगा, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। इस अमृत काल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके अंतर्गत परिवेश पोर्टल के माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सीआरजेड क्लियरेंस दिया जाएगा। कंपनी को आसानी से बंद समापन करने के लिए सी पेस की स्थापना की जाएगी। और एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बंगलोर में भारत का पहला एवीसीजी सेंटर का गठन किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्या होगा, इम्बेडेड चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। और बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। यह था। उसके बाद है भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आर्टिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में क्या होगा, सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। और अगला पॉइंट में क्या है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्या होगा, हर घर नल जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। या हर घर नल जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। अभी तक मात्र 8.7 करोड़ परिवार को कवर हो चुके हैं। उसके बाद है वर्ष 2022-23 में क्या होगा, पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। और वित्तीय वर्ष 2022-23 के से आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपये लाने की घोषणा वित्त मंत्री करेगी। और अब ताप विद्युत संयंत्र में क्या होगा, 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT CO2 की बचत होगी। मतलब पर्यावरण को बचत के लिए CO2 को कम करेगा। उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन और कोयले के रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने के हेतु सवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में क्या होगा, सहकारी समितियां और कंपनियां दोनों में समानता लाने की टैक्स की दर 18.5% से घटकर 15% कर दिया गया है। पहले सरकारी संगठन समितियां में 18.5% तक देती थी, अब कंपनियां 15% देगी। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड का निर्माण किया जाएगा। डेस्क स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, नागरिकों को सशक्त बनाना, वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कुशलता विकास कर सकेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर 30% की दर से टैक्स लिया जाएगा। कांटे एवं तरासे गए हीरे और रत्न पत्थरों का सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया गया। सिर्फ कांटे पर हीरे और शून्य सीमा शुल्क लगेगा। सिर्फ काटे गए हीरे पर ही सीमा शुल्क क्या होगा, नहीं लगेगा, शून्य हो जाएगा। और सरकारी समितियों का सरचार्ज या अधिभार की दर 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर जो खर्च टॉप 3 हुआ उसमें क्या होगा, मनरेगा पर 7300 करोड़ रुपया होगा, मतलब 73,000 करोड़ रुपया होगा। पीएम किसान पर 68,000 करोड़ रुपया और जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़ रुपया, ये सब क्या खर्च होगा 2022-23 में। और 2022-23 के विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च जो कि मंत्रालय पर खर्च होगा, और टॉप 3 क्या, रक्षा मंत्रालय पर क्या होगा, 5,25,166 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और उपभोक्ता दूसरा में क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय पर 2,17,684 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर कितना होगा, 1,99,108 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो इस था बजट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए। तो देखिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे।